चल चल चल। छोड़ी मुझे। तूने हमारी बात नहीं मानी ना, और अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। अरे अरे नहीं राकेश, नहीं राकेश, जल्दी कर बेटा। नहीं। आज के आधुनिक समय में जहां हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, आदमी और औरत को एक समान अधिकार देने की बात करते हैं, वहीं आज भी औरतें सिर्फ घर के बाहर ही नहीं बल्कि चार दीवारी में भी अपने ही घरों में कई कारणों की वजह से घरेलू हिंसा का शिकार बनती हैं। कभी सास ससुर के द्वारा, तो कभी उस व्यक्ति के द्वारा जिसके साथ अग्नि के 7 फेरे लेकर जिंदगी भर सुरक्षा के आश्वासन के साथ एक औरत अपने ससुराल में कदम रखती है। हिंसा के कारण तो तमाम हैं, लेकिन एक शोध बहुत ही चौंकाने वाला है, जिसके मुताबिक हमारे देश में 57% लड़के ऐसा समझते हैं, सोचते हैं कि अपनी पत्नी पर हाथ उठाना जायज है। ये शर्मनाक तो है ही, लेकिन साथ साथ ऐसे विचार किन्होंने हैं? एक और शोध के मुताबिक हमारे देश में 70% महिलाएं कभी ना कभी अपनी जिंदगी में घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बन चुकी हैं। उन्हीं में से एक थी विभा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्यों बनी विभा घरेलू हिंसा का शिकार और कैसे फंसी वो इन हैवानों के बीच? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ साल पहले, जब विभा स्कूल में पढ़ा करती थी। बस यहीं पे रोक दो। मैं चलती हूँ, ठीक है? क्या कर रहे हो? पापा ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे तो डरता हूँ क्या मैं तुम्हारे बाबा से? एक दिन उनके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ कर लेकर जाऊंगा। अच्छा कल मिल रही हो ना? हाँ पापा, रोज तो मिलती हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से। बाय। विभा, कितनी बार समझाया तुझे कि उस छोरे से दूर रह, पर हमारी बात तारे समझ में तो आती नहीं। तेरे को आखिरी बार समझा रहा हूँ, उस छोरे से दूर रह, नहीं तो। ये पापा, मैं भी आपको कई बार कह चुकी हूँ कि दोस्त है वो मेरा, पसंद करती हूँ उसे और प्यार करना चाहती हूँ उसके साथ। इतनी सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती? विभा, ये कौन सा तरीका है अपने बाबा से बात करने का? देख बेटा, हम तेरा भला चाहते हैं इसलिए तुझे समझा रहे हैं। अभी तेरी उम्र नहीं शादी ब्याह के बारे में सोचने की, पढ़ाई करने की उम्र है। और तू अभी क्या जानती है उस छोरे के बारे में, उसके परिवार के बारे में, जो तू उससे शादी के बारे में सोच रही है? तो अभी सिर्फ 16 साल की है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है तुझे। पर अपने पराये का ज्ञान है बाबा। राकेश मेरा अपना है और मुझसे बहुत प्यार करता है। आप लोगों से भी ज्यादा खुश रखेगा मुझे। बहुत बोलने लगी है तू। प्यार की भाषा तो समझ में आती नहीं तुझे। आपको जो करना है कर लीजिए, चाहे जान ले लीजिए मेरी, पर मैं उससे मिलना नहीं छोड़ूंगी, समझे आप? मुझे विवाह पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बच्चे लोग भी नहीं समझते कि भला कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा चाहेगा। अब बस भी कीजिए आप अपने आप को क्यों कोसते हैं? बच्चे जब गलत रास्ते पे निकल पड़ते हैं तो माँ बाप को उनको समझाने के लिए थोड़ी बहुत सख्ती बरतनी पड़ती है, और आपने कुछ गलत नहीं किया है। बाकी माँ, इसी बात का डर है कि कहीं बच्ची कोई ऐसा कदम ना उठा ले नादानी में, इसकी वजह से इसे पूरी उम्र पछताना पड़े।
राकेश, मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? राकेश, पापा हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। वो पता नहीं तुम्हें देखते ही चिढ़ क्यों जाते हैं। और तो उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि मैं तुमसे कभी ना मिलूं। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं, और आज नहीं तो कल देख लेना वो मान जाएंगे। राकेश, तुम मेरे पापा की जिद को नहीं जानते। मुझे बहुत डर लगता है उनकी जिद से। वो कुछ भी ठान लेते हैं ना तो करके ही रहते हैं। तुम भी तो उन्हीं की बेटी हो ना। लोहा लोहे को काटता है, और जिद को। मतलब वो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं। इकलौती बेटी हो तुम उनकी, और वो तुम्हें तकलीफ में बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। मेरी बात मानो तो तुम 2-3 दिन के लिए खाना पीना छोड़ दो। मतलब वो तुम्हें उस हाल में बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, और तुम्हें लेकर हमारे घर चले आएंगे। और यदि फिर भी ऐसा नहीं हुआ तो मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? ये हुई ना बात। चलो एक प्यारी से मुस्कुराहट दे दो। चलो बेटा, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, थोड़ा सा खा लो। माँ, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। मैं ना तो खाना खाऊंगी और ना ही स्कूल जाऊंगी। और अगर आप लोगों ने मुझे राकेश से मिलने से रोका ना तो यही बैठे बैठे ना एक दिन मर जाऊंगी बिना कुछ खाए पिए। देख बेटा, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं तेरे भले के लिए कर रहे हैं। वो लोग ठीक नहीं हैं। तो खुद सोच, अगर वो लोग अच्छे होते तो हम तुझे भला क्यों रोकते? तुम्हारे बाबा सही कह रहे हैं, वहाँ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो लोग तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाएंगे। बाबा, आप राकेश को और उसके घर वालों को मुझसे ज्यादा नहीं जानते, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है हमने। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है हम तुमसे बेहतर जानते हैं। तुझे अगर ये लगता है कि इस तरह के नाटक से मेरा दिल पिघल जाएगा तो तू गलत सोच रही है। हम तेरे जिद के आगे तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे, समझ गई तू? हम सब किशोर अवस्था के उस पड़ाव से गुजर चुके हैं जहां बच्चों को लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही सही है, और सारी दुनिया उनकी दुश्मन, खास करके उनके माता पिता। माता पिता की रोक-टोक इस नाजुक उम्र में दुश्मन की तरह नजर आती है। लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कि माँ बाप सिर्फ अपने बच्चों को गलत रास्तों और गलत फैसलों से बचाना चाहते हैं। इसमें माँ बाप का कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। लेकिन बच्चों को अपनी नादानी में ये बात समझ में नहीं आती। विभा भी उम्र के एक ऐसे ही पड़ाव से गुजर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसके पिता की जिद के सामने उसकी जिद नहीं चल पाएगी। इसलिए वो कई दिनों तक राकेश से नहीं मिली, यहां तक कि उसने घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। अब ना ही विभा को अपने माता पिता से थी कोई शिकायत, और ना ही उन्हें विभा से कोई नाराजगी। नमस्ते चाचा जी। अरे नमस्ते बेटा, कैसी हो? बस ठीक। चाचा जी, क्या विभा आज भी स्कूल नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो बहुत दिनों से स्कूल नहीं जा रही है ना, इसलिए। ओ बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए। विभा बेटा, कहाँ हो तुम? देखो संगीता आई स्कूल जाने के लिए, जल्दी आओ। आई बाबा। अरे सॉरी, तैयार होने में ना थोड़ा समय लग गया। बाबा, हम चलते हैं। चलो। हाँ बेटा। ओके। विभा की माँ, मैं जमीन के काम से तहसीलदार के ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। हाँ ठीक है। क्या हुआ विभा की माँ, बाहर क्यों खड़ी हो? सुनिए जी, वो विभा। विभा? क्या हुआ विभा को? कहाँ है वो? यही सोचकर तो दिल बैठा जा रहा है। कब से स्कूल गई है, अभी तक नहीं लौटी।
चाचा जी वो क्या है? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? बोलती क्यों नहीं बेटा? विभा कहाँ है? कुछ लोग कार से आए और वो विभा को लेकर चले गए। कौन थे वो लोग? तुम उनमें से किसी को जानती हो? नहीं, कौन होंगे वो लोग और हमारी बेटी को कहाँ ले गए होंगे? अब क्या होगा? मुझे सब समझ में आ गया कौन थे वो लोग। तुम घर पहुंचो, मैं अभी विभा को लेकर आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप? रामचरण जी, क्या बात है? राकेश की पिता आप हैं? हाँ हाँ। इनका कहना है कि इनकी बेटी का आपके बेटे ने अपहरण किया है। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं रामचरण जी आप? क्या हम अभी राकेश को मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं बुलाता हूँ उसको। और उसको ही क्यों, इनकी बेटी भी यहाँ है, उसको भी बुलाता हूँ मैं। अरे राकेश बेटा, जरा बाहर तो आना। ये देखिए जी, हमारा बेटा राकेश और ये मेरी बहू यानी इनकी बेटी विभा। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने जबरदस्ती फंसा के मेरी बेटी की शादी की है। मेरी बेटी की उम्र सिर्फ 16 साल की है और नाबालिग लड़की की शादी कानूनन जुर्म है। ऐसी शादी को ना तो मैं मानता हूं ना कानून। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों बच्चों की शादी पूरे कानूनी तरीके से हुई है। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए सर्टिफिकेट। अरे रामचरण जी अपनी जिद में अपनी बेटी को नाबालिग ठहरा रहे हैं। देखिए, इसके मुताबिक इनकी बेटी की उम्र 18 साल है और 18 साल की लड़की नाबालिग नहीं होती। इंस्पेक्टर साहब, ये सब कागज झूठे हैं। एक बाप को उसकी बेटी को उम्र, क्या अब ये सब लोग बताएंगे? जरूर इन लोगों ने मेरी बेटी को डराया धमकाया है। विभा बेटी, तुम बिल्कुल डरो मत। साफ साफ इंस्पेक्टर साहब को बता दो कि इन लोगों ने डरा धमकाकर तुम्हारी शादी राकेश से कराई है और ये सब कागज झूठे हैं। बोलो, सच क्या है? सच वही है जो मेरे ससुर जी कह रहे हैं। मुझे यहाँ पर से किसी ने भी किसी भी बात के लिए बहलाया फुसलाया नहीं है और राकेश से मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। देखो रामचरण, कैसे बाप तुम जो अपने बच्चों की खुशियां नहीं देखी जा रही है तुमसे। अब गुस्सा वुस्सा छोड़कर आशीर्वाद दो। चलो बच्चों, पांव छुओ। चलो। कर ले अपने मन की। आज तूने अपने बाप के विश्वास को चकनाचूर कर दिया। एक बाप होने के नाते बस बेटा ये कह सकता हूं कि खुश रहो। क्या हुआ जी? आप अकेले ही आ गए? कुछ पता चला विभा का? मर गई वो आज से हमारे लिए। आज के बाद इस घर में उसका कोई नाम भी नहीं लेगा। पूरी दुनिया के सामने अपने बाप को झूठा साबित करके राकेश से शादी कर ली उसने और साथ ही साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। रामचरण अपनी बेटी विभा को जंजीरों में बांधकर नहीं रखना चाहता था। बस वो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए चिंतित था। वो जानता था कि ऐसी नाजुक उम्र में नासमझी वाली रिश्ते शायद आगे जाकर मुश्किलें पैदा कर सकते। लेकिन राकेश के प्यार में अंधी होकर विभा ने अपने पिता के इस रवैये को एक जंजीर समझ लिया और अपनी जिंदगी का फैसला अपने हाथ में ले लिया। खैर, जिंदगी यूं ही आगे सरकती रही। इसी तरह 1 साल बीत गया, लेकिन इस बीच ना ही रामचरण ने अपनी बेटी की कोई खबर ली और ना ही विभा ने अपने माता या पिता की तरफ पलट कर देखा। ये लो बेटा, चाय पियो, तब तक तुम्हारे बाबा जी भी आ जाएंगे।
जी प्रणाम। आप लोग बैठ के चाय पीजिए, मैं अभी विभा के बाबा से बात करके आती हूँ। कुछ बात किए बिना कुछ कहे वहां से क्यों चले आए? 1 साल बाद बेटी घर आई है। अब वो मेरी बेटी नहीं है। अब गुस्सा थूक दीजिए ना, बेटी है वो हमारी, कोई पराई नहीं है। और वैसे भी वो अपने ससुराल में इतनी खुश है, हमें और क्या चाहिए। अब तो दूसरी खुशी भी आने वाली है, आप नाना बनने वाले हो। और ऐसे वक्त में इतना गुस्सा नहीं करते, सब पुरानी बातें भूल जाइए और उसे माफ कर दीजिए। बाबा, अगर आप कहेंगे तो हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। जानती हूँ कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है और हमने आपका बहुत दिल दुखाया। अब इसे ऐसी हालत में रुलाएंगे क्या? वो माँ बनने वाली है और बेटी का पहला बच्चा उसके मायके में ही जन्म लेता है। इसकी खातिर ना सही, अपने नाते की खातिर ही मान जाइए ना। बच्चे चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, माँ बाप आखिरकार अपने प्यार के सामने हार मान ही लेते हैं, अपने बच्चे को गले लगा लेते हैं। सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। रामचरण ने भी ऐसा ही किया, उसने विभा को माफ कर दिया। मुबारक हो रामचरण जी, बेटा हुआ है। धन्यवाद धन्यवाद। विभा की माँ, मैं जल्दी से ये खुशखबरी दामाद जी को देता हूँ। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो राकेश बेटा। अरे जी नमस्ते बाबूजी। बेटा खुशखबरी है, बेटा हुआ है। अरे जी क्या बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। आप विभा का और बेटे का ख्याल रखिए, हम कल आते हैं उनको लेने। जी नमस्ते। अरे वाह वाह वाह, अरे बाप रे, वाह वाह वाह। आजा 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 बेटे, आजा आजा। अच्छा विभा बेटा, दामाद जी का फोन नहीं आया? वो तो 2 दिन बाद ही आने वाले थे ना, और अब तो 4 दिन हो गए हैं, बेटे को देखने भी नहीं आए। हाँ माँ, देखिए ना, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई, उन्हें फोन करना भूल ही गई। मैं अभी उनसे बात करके आती हूँ। देखो ना कैसे हंस रहा है। हेलो। हाँ क्या हुआ, बात होगी अपने बाबा से? तैयार है ना वो? जी वो मैं। अरे क्या वो जी, मैं एक सीधी सीधी बात है, जब वो 15 लाख रुपए देने को तैयार होते हैं तो मैं आता हूँ तुम्हें लेने, नहीं तो रह ले फिर वहीं पर। देखिए मैंने बाबा से बात की है, लेकिन। अरे लेकिन वेकिन कुछ ना है, एकदम साफ सीधी सी बात है। जो तय हुआ था, जब तक वो काम नहीं होता मैं नहीं आ सकता तुम्हें लेने। अपने बाबा से पैसे की खातिर बोल, और जब वो तैयार हो जाएं मुझे खुशखबरी दे देना। पापा वो मैं। क्या कहा दामाद जी ने, कब आ रहे हैं तुझे ले जाने के लिए? वो कह रहे थे कि कुछ काम में फंसे हुए तो कुछ दिन और लग जाएंगे, तो अगर आप ही मुझे छोड़ाते। तो इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान क्यों हो रही है? दामाद जी अगर व्यस्त हैं तो तेरे ये बाबा किस दिन काम आएंगे? मैं तुझे पहुंचा देता हूँ, बल्कि कल ही तुझे पहुंचा दूंगा, ठीक है? जी। हाँ। आओ बेटे। अरे अरे समझी जी आप, अरे आपने क्यों कष्ट किया? राकेश चला जाता बहू को लेने के लिए। विभा ने बताया कि दामाद जी कहीं काम में फंसे हुए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ही से पहुंचा आता हूँ, इसी बहाने कम से कम आप लोगों के दर्शन हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, हम भी पोते का मुंह देखने के लिए तरस गए थे। अरे राकेश की माँ, अरे देखो बहू आई है और साथ में लल्ला को भी लाई है। और अरे खुश रहो बेटा। जरा मुझे भी तो देखने दीजिए लल्ला को, कितना प्यारा बेटा है, बिल्कुल अपनी माँ के जैसा है। राकेश देख तो, है ना बिल्कुल विभा जैसे नन्नक्ष।
शोभा जा, समधी जी के लिए कुछ नाश्ता वाश्ता लेके आ। अरे नहीं नहीं, आप लोग नाश्ता पानी की बिल्कुल तकलीफ मत कीजिए। वैसे भी हमारे लिए बेटे के घर का अन्न क्या, पानी पीना भी पाप है। अच्छा नमस्ते। अच्छा बेटी ध्यान रखना। आजा बेटा। ऐसे कहाँ ले जा रही हो? इसमें तो बाबूजी ने कुछ खास भेजा है मेरे लिए। चाबी दे। खाली हाथ चली आई? जब तेरे बाप की औकात नहीं थी पैसे देने की, तो क्यों अपनी मनुष्य शक्ल लेकर आई है? मैंने कहा बाबा से, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा अपनी अपनी मर्जी से शादी की तो एक पैसा नहीं मिलेगा। देगा तो उसका बाप भी। तेरे बाप ने अभी हमारा प्यार देखा है, हमारी मार नहीं देखी है। किससे कैसे पैसा निकलवाना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। ले जा बेटा इसे अंदर ले जा। तुझे मैं तीन दुनिया सिखाता हूं। राकेश, राकेश नहीं। एक बात समझ ले, अगर तेरा बाप पैसे नहीं देगा ना, यही हालत होती रहेगी तेरी। भगवान की कृपा है हमारी विभा पर, जो उसे इतना अच्छा ससुराल और इतना भला पति मिला। आप तो खामखाई डरते थे राकेश से। सही कह रही हो विभा की माँ। अच्छा हुआ जो मेरा अंदाजा गलत निकला। बड़े भले लोग हैं सब, और राकेश को भी दामाद के रूप में पाकर मेरे जी को बहुत तसल्ली हो गई। बेटी अपने ससुराल में खुश है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए था मुझे। सही कहा आपने। सौरभ, लाइए इसे मुझे दे दीजिए, मैं दूध पिला देती हूँ। भूखा होगा बेचारा। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है ममता झाड़ने की। इसका पेट भरा हुआ है और तू तो इससे दूर ही रहना। जा पहले अपने बाप से जाके कह जो रुपए मंगवाए थे वो भिजवा दे, वरना शक्ल देखने के लिए तरस जाएगी अपने बच्चे की। चल शोभा, बच्चे को लेके अंदर चल। विभा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि जिसे वो प्यार समझ रही थी, दरअसल वो प्यार नहीं, सिर्फ एक दिखावा था, एक छलावा। विभा की हालत उसके ससुराल में बद से बदतर होती रही और अपनी इस हालत का दोषी वो खुद को मानती थी। इसलिए सारी तकलीफें वो अकेली बर्दाश्त करती रही। जिस नर्क में विभा अपनी जिंदगी गुजार रही थी, उसकी भनक तक नहीं लगने दी उसने अपने मां बाप को। माना कि विभा अपनी स्थिति के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार थी, लेकिन अगर एक बार उसने अपने मां बाप को अपनी हालत के बारे में अवगत किया होता, तो शायद वो नहीं होता जो हुआ। दिन भर रोटियां ही तोड़ती रहेगी या घर का कोई कामकाज भी देखेगी? और खाना कोई मुफ्त में नहीं आता। तेरे बाप ने एक फूटी कोड़ी नहीं दी है मुझे भीख में भी, और इस घर के अनाज पे तेरा बिल्कुल हक ना है। अपने बाप को फोन कर और 5 लाख रुपए कल के कल लाने को बोल। जी जी बाबूजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, सब ठीक है ना वहाँ? बाबूजी विभा कुछ बात करना चाहती है आपसे। हाँ हाँ बात कराओ। अरे विभा बेटा, हेलो। हाँ हाँ बाबा, बाबा मैंने आपसे जो कहा था उसका इंतजाम होगा? हाँ वो थोड़ी जरूरत थी यहाँ पर, इसलिए तो जितनी होंगे चलेगा। नमस्ते। क्या हुआ? क्या कहा तेरे बाप ने? उन्होंने कहा कि वो पैसे नहीं देंगे। नहीं दे सकते?
बिल्कुल ठीक सोचा है तूने। इस लड़की के मामले में तो हम धोखा खा गए, लेकिन इसका इंतजाम भी है मेरे पास। अरे तेरी कौन सी उम्र निकल गई है, अभी भी अच्छे से अच्छे घर की लड़कियां मिलेंगी तुझे। लेकिन इस आफत का क्या करूं? ये आफत भी तो तूने ही गले में बांधी है। खैर, इलाज मैंने सोच लिया है, चल मेरे साथ। हाँ, चलो क्या हुआ माँ जी? ऊपर चल। आजा कुछ काम है? आजा आजा। क्या कर रहे हैं आप लोग? चल छोड़िए मेरे हाथ, छोड़िए। बताती हूँ मैं तुझे। मेरे हाथ कहाँ ले जा रहे हो मुझे? खून पी के रखा है जवाब हमने। दो, कहाँ ले जा रहे हो? खून पी छोड़ो रखा है हमने। मुझे, नहीं जाऊंगी मैं। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो उसे। राकेश तुम छोड़िए। चल तूने हमारी बात नहीं मानी ना, और अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। अब होगा। शर्म की बात है कि हमारे देश में हर 77 मिनट में एक लड़की दहेज की बलि चढ़ा दी जाती है, और हर 5 में से एक केस में बलि चढ़ाने वाला वो व्यक्ति होता है जिसके हाथों में उसी औरत की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी उसका पति। जरूरत है आज के युवा वर्ग में इस कुरीति के खिलाफ आग पैदा करने की, इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने की। ये क्या कर रहा है तू? पूरे खानदान को अंदर भिजवाएगा क्या जिंदगी भर के लिए? लड़की को जलाकर मारने से सीधा शक हम लोगों के ऊपर आएगा, और वो भी सरेआम अपने ही घर के अंदर। कोई ऐसा रास्ता ढूंढ, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नहीं। सुनिए जी, विभा की कोई खबर ही नहीं आई। मेरा तो उससे मिलने का बहुत मन है। मैं तो कहती हूँ कि एक बार उसके ससुराल हो ही आना चाहिए, और वैसे भी बेटे से और नाती से तो मिलने जाना ही चाहिए। उस दिन उस फोन पे ठीक से बात नहीं हो पाई, फोन काट दिया उसने। एक काम करते हैं, कल शाम को चलते हैं वहां। हाँ, ये ठीक रहेगा। आप माँ जी, ये आप क्या कर रही है? अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो तेरी जुबान खींच के तेरी गर्दन में लपेट दूंगी। अरे तुम पैर पकड़ो जी। माँ जी क्या कर रही है अभी? माँ जी छोड़िए मेरा हाथ। माँ जी, लड़की, राकेश देखो ना, राकेश बोलो ना। सारा मैल धो देता है, और आज मैं तुझे अपनी जिंदगी से साफ कर दूंगा। नहीं राकेश, नहीं। चलो सब यहां से। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, तब तक सिनेमा देख करके लौटेंगे, तब तक दम तोड़ देंगे। बाद में देखने वालों को यही लगेगा कि आत्महत्या कर चुकी है। चलो अब इसका खेल खत्म समझो। एक शोध के मुताबिक हर साल दहेज ना मिलने के कारण बहू को जान से मार डालने के तकरीबन 2500 केसेस दर्ज होते हैं। हैरानी वाली बात यह है कि इनमें से अधिकतर केसेस शहरों में दर्ज होते हैं, जहां औरतें पढ़ी लिखी होती हैं, अपने अधिकारों से परिचित होती हैं और लड़ने की शक्ति रखती हैं। भयावह है ये आंकड़ा, शर्मनाक भी। लाचार विभा इसी कुप्रथा का शिकार थी। आओ अभी बात लो। तो ताला बंद है, लगता है ये लोग कहीं गए हुए हैं। आप भी ना घर से चलते वक्त फोन कर लेना चाहिए था ना।
दामाद जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब क्या करेंगे? अरे भाई साहब, ये लोग कहीं बाहर गए हैं क्या? नहीं, शाम तक तो सब यहीं थे और ताला लगा हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर पहले गए हों। फातिमा, हम लोग भी घर चलते हैं। लगता कोई अंदर है। ये लोग ताला बंद कर गए, फिर अंदर किसे बंद किया है? ताला तोड़ कर देखो। मिला? बेटी, किन्ने से क्या हो गया? बेटा क्या हो गया? अरे इसे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। इसे क्या हो गया? बेटा संभाल के जल्दी ले चलो। संभाल के। किन्ने से क्या हो गया? ये क्या हो गया बहू को? बेटा जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलो। सवाल जवाब बाद में करेंगे, पहले जल्दी बहू को दरवाजा खोलिए। जल्दी घर ले। बहू अरे जल्दी बैठिए सबको। अरे जल्दी करो। पेशेंट के हस्बैंड आप ही हैं? जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब एक मिनट, कोई परेशानी है क्या डॉक्टर साहब? लड़की ने फिनाइल पी है। ये बात अपने तक सीमित रखिएगा डॉक्टर साहब। जरा सी बात पर लड़ झगड़ के उसने ये सब कर लिया। आपकी रिपोर्ट से हम शरीफ लोग फंस जाएंगे। सास ससुर को घसीट लिया जाता है। आप बात समझ रहे हैं ना? ये बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल तो है, लेकिन इस मुश्किल काम को आप आसान बना सकते हैं। देखिए, मना मत कीजिएगा डॉक्टर साहब। वैसे बचने की उम्मीद है कि नहीं? आप लोग समय पर उसे ले आए, चिंता मत कीजिए, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां पैसों के लिए एक इंसान की जान की परवाह नहीं की जाती, वहां किसी का जमीर खरीदना कौन सी बड़ी बात है। दहेज उत्पीड़न के ऐसे तमाम केसेस सामने आते हैं जहां किसी औरत को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, जलाकर मारने की कोशिश, या फिर किसी और तरीके से उसकी जान लेने की कोशिश की गई। अफसोस की बात यह है कि अक्सर ऐसे केसेस में सबूत की कमी की वजह से इन केसेस को आत्महत्या या फिर एक्सीडेंट का नाम देकर बंद किया जाता है। तहकीकात आगे और नहीं बढ़ सकती। यहां भी चंद पैसों की लालच में आकर कोई और नहीं, एक डॉक्टर ने अपनी जमीर को ताक पर रखकर इस केस को फूड पॉइजनिंग का नाम दे दिया। लेकिन दोस्तों, सच तो सच होता है, कितना भी छुपाओ छुपता नहीं। बस उसे खोजने के लिए एक नजर चाहिए, और शायद अब रामचरण को वो नजर मिल गई थी, क्योंकि उसकी आंखें वो देखने लगी जो शायद बाकी लोग महसूस भी नहीं कर पा रहे थे। विभा की माँ, लोग कह रहे हैं कि इसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी ये हालत खराब खाना खाने की वजह से हुई है। लेकिन मेरा मन कहता है कि बात कुछ और है। सच वो नहीं है जो लोग हमें दिखा रहे हैं, बल्कि सच वो है जो हमसे छिपाया जा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारी विवाह के साथ कुछ गलत हुआ है? विवाह की माँ, कोई भी बाप अपनी बच्ची के प्यार में अंधा जरूर हो सकता है, लेकिन बेवकूफ नहीं। वो लोग जब पिक्चर देखने गए थे तो घर के बाहर ताला लगा के क्यों गए थे? जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि हमारी विवाह घर में। कोई ना कोई बात तो जरूर है। वो बात क्या है, इसका पता मैं जरूर लगा के रहूंगा। आप तो पड़ोस में ही रहते हैं, घर में आना जाना लगा ही रहता होगा।
आपको तो पक्का ही पता होगा कि घर में क्या चल रहा था। अब भी किसी बेटी के बाप हैं, भगवान न करे किसी भी बेटी की हालत ऐसी हो जैसी आज मेरी बेटी की हुई है। क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता कि सिर्फ खराब खाना खाने की वजह से मेरी बेटी की हालत ऐसी हुई। सच बोलन की बात तो यूं है कि थारी छोरी को बहुत दुखी रखते थे ये लोग, बहुत दुखी रखते थे। कभी कभी तो रात को रोने चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी। जरूर उसको मारते पीटते होंगे ये लोग। खाने तक को तरस जाती थी वो। एक बार उसने मेरे घर पे खाना खाया, इस वजह से राकेश ने हमसे बात तक करना बंद कर दिया। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि तुम लोग शुरू में ही कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। अगर ऐसा केस था तो तुम्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तो इतना बड़ा केस बनता, तुम्हारी बेटी पर अत्याचार करने के जुर्म में पूरा परिवार अब तक अंदर होता। हमें खुद इसके बारे में कुछ पता नहीं था तो हम आपको कहां से खबर करते। हमारी बेटी ने भी इसके बारे में पहले कुछ नहीं बताया। पहले बता तो आज उसकी ये हालत। चलिए पानी लीजिए। ये देखिए पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट, फूड पॉइजनिंग हुआ था उसे और कुछ भी नहीं। अब आप ही बताइए कि ऐसे केस में कोई पुलिस को इन्फॉर्म करता है क्या? आपकी रिपोर्ट क्या कहती है और वो लड़की होश में आने के बाद क्या रिपोर्ट देती है? ये दोनों मैच खा गए तो ठीक है, वरना मुझे आपको दोबारा मिलना पड़ेगा। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं डॉक्टर साहब, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कुछ नहीं होगा। मर्डर का केस है ये और आपने मुझसे भी झूठ बोला। अगर लड़की को होश आ गया और उसने अपने बयान में सारा सच उगल दिया तो आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। डॉक्टर साहब फंसेंगे तब ना जब लड़की को होश आएगा। अरे आपके अंडर में सारा स्टाफ है, आप मालिक हैं यहाँ के। अरे खत्म कर दीजिए सारा झंझट। जितना आसान काम हम कह रहे हैं उतना आसान है नहीं, और अब मुझसे नहीं होगा ये सब। और अगर लड़की को होश आ गया और उसने मुंह खोल दिया तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका क्या हाल होगा। डॉक्टर साहब आप बस हमारा रास्ता साफ कर दीजिए, उससे अपने रास्ते से हम साफ कर देंगे। कौन है वहां? कौन है? कौन तू? कौन तू? राकेश तू? तुझे अगर जिंदगी भर मैंने चक्की में पिसवाया ना जेल की काल कोठरी में तो मेरा नाम बता देना तू। चल तू चल। देखिए अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस आपके साथ में। अब बिना डरे हुए सारी बातें बताइए कि आपके ससुराल वालों ने आपके साथ कैसा सलूक किया और आपकी इस हालत के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। बोलो बेटा। इंस्पेक्टर साहब इससे तो बोला ही नहीं जा रहा है। ठीक है, हम रिपोर्ट लिखवा लेते हैं इनसे। आप रिपोर्ट तो लिख के दे सकते हैं ना? चल
अब तेरे साथ साथ तेरे पूरे परिवार का भी जीवन जेल की 4 दीवारी के अंदर बीतेगा। लेडीज कांस्टेबल के साथ इसे घर जाओ और पूरे परिवार को पकड़ के थाने लाओ। रामचरण ने अपनी बेटी की गुनहगारों को सजा दिलाकर एक पिता होने का फर्ज निभाया। अदालत ने राकेश और उसके परिवार को दहेज उत्पीड़न और विवाह की हत्या की कोशिश के जुर्म में कड़ी सजा सुनाई। पैसों की लालच में आकर गलत रिपोर्ट बनाने के अपराध में उस डॉक्टर के लाइसेंस को रद्द किया गया और उसे सजा भी सुनाई गई। विभा को इंसाफ मिलने के साथ साथ रोज की यातनाओं से भी छुटकारा मिला। याद रखिए दोस्तों, दहेज हमारे समाज पर एक काला धब्बा है जिसे मिटाकर ही एक उज्जवल समाज का निर्माण संभव है। दहेज लेना तो गलत है, गुनाह है, लेकिन दोस्तों दहेज देना भी उतना ही गलत है, क्योंकि दहेज देकर हम इस कुप्रथा को बढ़ावा देते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दहेज उत्पीड़न के खिलाफ सरकार ने आईपीसी सेक्शन 498A और सेक्शन 406 लागू की हुई है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है और अगर पीड़ित महिला की मौत हो जाती है तो सेक्शन 304B के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन विनम्रना है, कई बार ऐसे केसेस में समाज के नाम पर या फिर अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के नाम पर मैके वाले पीछे हट जाते हैं, लेकिन रामचरण पीछे नहीं हटा। उसने अपनी बेटी का साथ दिया, उसने केस लड़ा और राकेश और उसके दोषी परिवार को सलाखों के पीछे भिजवाया। सोचने वाली बात यह है कि विभा के ससुराल के पड़ोसियों जिन्होंने विभा को इस मुसीबत में देखा था, उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अगर उन लोगों ने कोशिश की होती तो यह सब नहीं हुआ होता। इसलिए दोस्तों, सावधान इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सबसे गुजारिश है, अगर आपके आसपास विभा जैसी औरत हो तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, अनदेखा मत कीजिए, फौरन ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कीजिए। सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कल ऐसी एक सच्ची घटना लेकर फिर से मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक।